अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एडीपी प्रोग्राम बीएससी पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के कुछ एक पेपर एक्सप्लोर करेंगे। ये 2020 का लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ज़रा एमसीक्यूज इसके देखते हैं। इस सिलसिले में देखिए जो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू है, ये डेटाबेस का पोर्शन है डीबीएमएस। तो द फर्स्ट वन जरा देखते हैं। अ रिलेशन इज इन डैश नॉर्मल फॉर्म इफ ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑल ऑफ द की। क्या आपने नोट करना है इस चीज को, एक नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं ऑल ऑफ द की। ऑल ऑफ द की से मतलब यानी एंटायर की पर डिपेंड करते हैं। तो डेफिनेटली अगर तो वो यहाँ पर ऑल ऑफ द की के बजाय नॉन की एट्रीब्यूट का जिक्र करता है, फिर आप कहते हैं थर्ड। लेकिन अब वो कह रहा है एंटायर की यानी प्राइमरी की या ऑल ऑफ द की बात कर रहा है, तो आप इसे कहेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब इसे दोबारा जरा पढ़ लो। अ रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की या की। ठीक है, तो ये बात यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म ही है। और सेकंड में वैसे तो सेकंड में ये भी होता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का भी जिक्र होता है कि ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन फिर भी ये क्लिक कर रही है। राइट। Dash defines a database structure, its tables, relationship, domains and business rules. तो देखिए यहाँ पर असल में ये बात कर रहा है स्कीमा की। आपका जो डेटाबेस स्कीमा है उसमें तमाम डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है, हर लिहाज से कितने टेबल्स होंगे, क्या रिलेशनशिप्स होंगी, और डोमेन्स का नॉलेज, बिजनेस रूल, सारी वो उसमें आगे डाटा डिक्शनरी में तमाम चीज़ें जो है ना स्टोर होती हैं। तो हम ओवरऑल इसको कहते हैं डेटाबेस स्कीमा। सो द आंसर इज बी। अच्छा जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इन अ स्टूडेंट फाइल कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की। स्टूडेंट के टेबल में आप कौन से कॉलम पर कौन से जो है प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्लास पे कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, यस आप CNIC पर कर सकते हैं क्योंकि ये यूनिक होती है। और इसी तरह से जो भी आप यूनिक है ना उस पर आप प्राइमरी की लगा सकते हैं, चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, आपका पासपोर्ट नंबर है, तो CNIC ये तमाम आपकी वो होंगी। मार्क्स ऑब्टेन नो। सो द आंसर इज बी। Next, in an ER diagram, attributes are presented by attributes आपको पता है कि कैसे प्रेजेंट करते हैं हम। इस तरह से ओवल जो शेप है उसको उस तरह से प्रेजेंट करते हैं और इसको हम एलिप्स भी बोलते हैं। सो द आंसर इज डी। और इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं नो। नेक्स्ट, यू कैन यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन एनी क्लॉज ऑफ SQL स्टेटमेंट एक्सेप्ट द डैश क्लॉज। देखिए अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ये जमा तफरीक वाले और ज़रूरत तकसीम वाले, ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं इन एनी क्लास ऑफ SQL स्टेटमेंट। अब ये क्लासेस क्या होती हैं? ये सिलेक्ट एक क्लास है, फ्रॉम, वेयर, ये सारी आप क्लासेस आप इनमें से किस में यूज़ कर सकते हैं? एक्सेप्ट देखिए उसने लिखा है तो इट मीन्स आप सिलेक्ट में तो करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपने किसी कॉलम को, फॉर एग्जांपल सैलरी के कॉलम को आपने सालाना में लाना है तो ज़रब करके 12 कर लिया। इसी तरह वेयर में भी आप करते हैं भाई, ठीक है ना, वेयर में भी आप अक्सर यूज़ कर सकते हैं प्लस करके। तो फ्रॉम में आपको पता है कि टेबल लिखते हैं, टेबल का नाम लिखते हैं, यहाँ गुंजाइश ही नहीं है अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करने की। सो द आंसर इज बी। यू कैन प्लेस द सब क्यूरी इन द SQL ऑर्डर बाय क्लॉज। यहाँ पर वो कह रहा है कि आप सब क्यूरी प्लेस कर सकते हैं इन द SQL ऑर्डर बाय क्लास। देखिए ये बड़ी इलॉजिकल सी बात कर रहा है कि आप ऑर्डर बाय क्लास के अंदर जो है सब क्यूरी प्लेस करें। आपको पता है ऑर्डर बाय क्लास का मकसद क्या है? ऑर्डर बाय का मकसद है कि आप किसी कॉलम को ऑर्डर करें, चाहे असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, ठीक है। जबकि वो कह रहा है इस ऑर्डर बाय क्लास के आगे आप कॉलम का नाम ना लिखें बल्कि उसके आगे एक और सब क्यूरी जो है वो प्लेस कर दें। नो। देखिए आप जब भी इस सब क्यूरी को यूज़ करते हैं ना तो याद रखें कि वो कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हैं, जबकि ऑर्डर बाय में आप कोई कंपैरिजन ऑपरेटर आप यूज़ नहीं करते। वो ऑर्डर बाय में तो आप जस्ट एक नाम देते हैं कॉलम का कि भाई किसको ऑर्डर में लाया जाए। तो सब क्यूरी को देने के लिए लाजमी कोई ना कोई कंपैरिजन ऑपरेटर, इस तरह से जिस तरह ये है कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, एक ये है, ठीक है। तो इस तरह से एनी और कौन कौन से वो हैं और आपके जो है ना कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं फॉर एग्जांपल। तो इनमें जो है ना अब देखिए आप एक जनरल एक आउटर क्यूरी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से यहाँ तक एक आउटर क्यूरी लिखी और उसके बाद आपने वेयर में कोई इस तरह से लिखकर कोई आपने कंपैरिजन ऑपरेटर लिख के फिर राइट साइड पर एक आपने सब क्यूरी जो है वो मेंशन कर दी।
तो ये जो है ना इनपुट यानी आपकी पहले ये वाली सब क्यूरी सॉल्व होगी और फिर आपकी आउटर क्यूरी जो है वो उस पर वर्क करेगी। इस तरह से होता है। अब लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई गुंजाइश ही नहीं है ऑर्डर बाय में कि आप किस तरह से ये वाले ऑपरेटर्स जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करें। यानी याद रखें हमेशा ये जो सब क्यूरी है आपकी दिस वन, इसके लेफ्ट साइड पर हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर ही ये वर्क कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से अब अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन ही बड़ा एक एब्सर्ड किस्म का है कि ये ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर सब क्यूरी को यूज करने की बात कर रहे हैं। हालांकि जनरली जब वो आप अगर गूगल करें तो वो अक्सर लिखा होता है कि भाई आप सब क्यूरी में आप ऑर्डर बाय क्लॉज यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक रूल है। लेकिन यहाँ पे उलट बात कर रहा है कि भाई आप जो है इसमें ऑर्डर बाय क्लास के अंदर सब क्यूरी जो है वो यूज क्या कर सकते हैं। ये उल्टा ही सवाल पूछ रहा है, तो वो भी फाल्स है जो मैं पहले बात कर रहा हूँ और ये भी आपके फाल्स है, दोनों केसेस में फाल्स है। जबकि यहाँ पर हम सी भी ऐसा नहीं दे सकते क्योंकि कम से कम ये तो हमें क्लियर है कि ये पूछ रहा है कि भाई क्या हम सब क्यूरी को एसक्यूएल ऑर्डर बाय में प्लेस कर सकते हैं या नहीं प्लेस कर सकते। हम सिंपली नो, फॉल्स। राइट जी, नेक्स्ट है व्हाट इज टपल। बेसिकली ये टपल की डेफिनेशन आपने देखनी है। आपको पता है टपल जो है वो रिकॉर्ड और रो से लिंक्ड है, तो आपने देख लेना यहाँ पर कौन सा उसके साथ वो रिलेटेड है। और कोई भी देखें यहाँ पर नेम की बात कर रहा है, एट्रीब्यूट और एंडर नेम फॉर टेबल डिफरेंट बातें कर रहा है, सिर्फ एक डी ही है जो उस पर क्लिक कर रहा है। नेक्स्ट, जो द फॉलोइंग इज प्रॉब्लम ऑफ द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की क्या क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है कि ये अपडेशंस में ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है, और इसमें डेटा इंडिपेंडेंस जो है वो अक्सर लैग कर रही होती है और जाहिर है ये रिडंडेंसी भी इसमें पाई जाती है और साथ साथ प्रोग्राम डिपेंडेंस भी होती है। तो तमाम एलिमेंट्स हैं इसमें ये वाले, तो ऑल ऑफ अबव। अच्छा, इसमें एक और भी एक रूल है। देखें, अगर आपको दो क्लिक कर रहे हैं ना, ऑल ऑफ अबव का जब भी सिनेरियो हो ना, अगर आपको दो क्लिक कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल ए और बी आपको पता है, सी और डी का अगर आपको शेकी है, आप समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर ज्यादा चांस बन जाता है कि ऑल ऑफ अबव ही होगा। ठीक है, अच्छा जनाब, नेक्स्ट हमारे पास है 9th वन और इसमें जरा देखते हैं इफ एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप, दिस इज एग्जांपल ऑफ। आपको पता है कि ये जो रिलेशनशिप है इसकी तीन तरह के होते हैं रिलेशनशिप्स, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी में आपको पता है एक ही एंटिटी इन्वॉल्व होती है, पर्सन है, पर्सन मैरीज विद अनदर पर्सन। ठीक है, एक ही एंटिटी है पर्सन, तो वो यूनरी है। अब यहाँ पर दो एंटिटीज हैं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, तो ये बाइनरी में चला गया, सो द आंसर इज बी। और टर्नरी मोर देन टू को हम कहते हैं, जबकि कपल तो ये कोई रिलेशनशिप ही नहीं होता। राइट, ये अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट और कॉन्सेप्ट इन द यूजर एनवायरनमेंट अबाउट विच द ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू मेंटेन डाटा रेफर्स टू एन। असल में ये एंटिटी की डेफिनेशन एंटिटी को ही डिफाइन कर रहा है। आपको पता है कि एंटिटी पर्सन होती है, प्लेस होता है, ऑब्जेक्ट, इवेंट, सारी वही चीजें हैं जो आपकी एंटिटी है। सिंपली ये एंटिटी की डेफिनेशन है। राइट जी, तो ये डीबीएमएस के कदरे आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अलावा आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पर ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो यहाँ थोड़ा सा आपकी ज़रा ट्रिकी है, तो आपने ज़रा इन पर ज़रा फोकस करना है। लेकिन समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, मैं आपको समझाऊंगा। हाँ जी, द सिस्टम एवरेज पीरियड ऑफ टाइम which it takes a process to execute is called, यानी वो कह रहा है एवरेज पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कि आपके पास एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होता है उसको एक एवरेज पीरियड ऑफ टाइम कितना लग जाता है। देखिए हाँ, ये यहाँ पर आएगा बी, टर्न अराउंड टाइम। इसे हम टोटल टर्न अराउंड टाइम भी कहते हैं और इसका मकसद ये होता है, टर्न अराउंड टाइम कहते हैं कि प्रोसेस जब सिस्टम में एंटर हुआ वो कौन कौन से फेजेस से गुजरा, कौन कौन सी एक्टिविटीज से गुजरा, किस स्टेट में रहा, तमाम जो चेंज करते हैं ना, कभी रेडी में, कभी वेटिंग में, कभी सस्पेंडेड में, तो वो सबका अगर आप एवरेज वाला निकाल लें तो वो टोटल टर्न अराउंड टाइम आया। तो ये बेसिकली आपका है बी। अच्छा जी, नेक्स्ट, इन बस टोपोलॉजी देयर इज अ सिंगल केबल टू विच ऑल द नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड, सो व्हेनेवर अ नोड ट्राइज टू सेंड अ मैसेज और डाटा टू अदर नोड्स, दिस डाटा पासेस थ्रू ऑल अदर नोड्स इन द नेटवर्क। ये असल में बस टोपोलॉजी को ही डिफाइन कर रहा है। आपको पता है बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल होती है, बैकबोन केबल, तमाम नोड्स उससे कनेक्टेड होते हैं और जब भी एक नोड ट्राई करता है मैसेज सेंड करने की तो वो डाटा बेसिकली पास होता है तमाम दूसरे नोड से और फिर वो इस तरह से एंड वाले नोड तक जो है वो पहुंचता है। तो ये ठीक बात कर रहा है, सो द आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, दिस लेयर इज एन एडिशन टू OSI मॉडल व्हेन कंपेयर्ड विद TCP/IP मॉडल।
देखिए इसका जो आंसर है ना वो है डी, क्योंकि आपको पता है कि TCP/IP मॉडल में देखिए पहले देखें OSI मॉडल में आपको पता है कि टोटल 7 लेयर्स होती हैं, और उसमें जो है एक टॉप लेयर होती है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, ये आपकी टॉप की 3 लेयर्स होती हैं। तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, जबकि ये OSI की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि आपको पता है कि आपका जो TCP/IP मॉडल है, TCP/IP मॉडल में अगर आप इन तीनों को मर्ज कर दें, एक आपकी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर जो है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट नीचे तो चल ही रही है ना, नीचे ही चल ही रही है, तो अगर आप इन पहले तीनों लेयर्स को मर्ज कर दें तो इन्होंने उसकी एक लेयर बना दी, ठीक है। तो बेसिकली ये वही बात कर रहा है कि यहाँ पर दोनों जो आपकी सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर्स हैं बेसिकली आपकी एप्लीकेशन लेयर में ऐड हो जाती हैं, ऐड, ठीक है। तो इस तरह से ये OSI से डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये तीनों लेयर मिलकर एक लेयर बना रही हैं, जबकि यहाँ पर ये तीनों अलग अलग लेयर्स कहलाती हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। तो ये जो दोनों लेयर्स हैं बेसिकली ये वाली आपकी एक सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक एडिशन के तौर पर काम कर रही हैं। अगर आप OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर में दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, तो वो फिर कंपेरेबल हो जाती है आपके TCP/IP मॉडल से, यानी उसकी लेयर के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों लेयर्स ही आपकी एडिशन का काम करेंगी, यानी OSI लेयर की एप्लीकेशन लेयर में अगर आप ऐड कर दें तो वो बन जाती है उसकी TCP/IP की लेयर, ठीक है। सो द आंसर इज डी, राइट जी। नेक्स्ट हमारा है 4th, द फंक्शनैलिटीज ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर इंक्लूड्स। आपको पता है प्रेजेंटेशन लेयर ये सब काम कर रही होती है, ये डाटा को कंप्रेस भी कर रही होती है, डाटा इंक्रिप्शन जो है जो हम सिक्योरिटी में यूज करते हैं, प्रॉपर्टी भी कर रही होती है, फिर डाटा को डिस्क्राइब भी कर रही होती है, तमाम ये चीजें, यानी डाटा की डिस्क्रिप्शन से मुराद ये जो है ना कुछ जिस तरह ASCII कोड्स वगैरह इस तरह की ना एनकोडिंग कर रही होती है। तो ये तमाम एलिमेंट्स हैं इसमें, सो द आंसर इज डी। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस इज मेंटेन्ड इन अ। आपके प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किस डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर होती है? आपको पता है वो PCB में स्टोर होती है। PCB स्टैंड्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल लॉ। अब देखें PCB में ये भी आ जाता है प्रोग्राम कंट्रोलर, और ये भी, तो इनमें से दो आपने देखना है कौन सा सही है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये नहीं है। आप कहते हैं PCB को प्रोसेस कंट्रोल लॉ, सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ अ प्रोसेस डिफाइंड बाय। देखिए प्रोसेस की जो स्टेट है वो बेसिकली मौजूदा हालत को, कि इस वक्त प्रोसेस किस स्टेट में है, ठीक है। स्टेट का मतलब ही ये है कि मौजूदा, इसमें एग्जिस्टिंग क्या एक वो आ रहा था, करंट जो है ना एक चीज उसकी आ रही थी, करंट एक्टिविटी आ रही थी। तो यहाँ से बहुत सारी एक्टिविटीज का जिक्र किया, फाइनल एक्टिविटी का जिक्र किया, नो। इसने द एक्टिविटी जस्ट एग्जीक्यूटेड, कि अभी हो चुकी, गुजर चुकी, जस्ट एग्जीक्यूटेड का मतलब गुजर चुकी, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वो भी जाहिर नहीं है। द एक्टिविटी टू नेक्स्ट, ये फ्यूचर की बात करें, नो। फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, नो, ठीक है। ये करंट जो है ना एक्टिविटी, प्रेजेंट तो जाहिर है, करंट का मतलब प्रेजेंट ही है, ठीक है। तो सो द आंसर इज डी, करंट एक्टिविटी। In a time-shared operating system, when the time slot given to a process completed, the process goes from the running state to the देखिए टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता है कि एक टाइम स्लॉट होती है, और ये टाइम स्लॉट जब एक्सपायर हो जाए तो आपका प्रोसेस एग्जीक्यूशन से चला जाता है रेडी स्टेट की तरफ, ठीक है। रेडी क्यू में आके वेट करता है, तो हम उसे कहते हैं रेडी स्टेट। तो आपका आंसर जो है वो क्या है, रेडी स्टेट, दैट इज बी। इसके अलावा भी और भी स्टेट्स हैं, ब्लॉक स्टेट, आपको भी इनका पता होना चाहिए, यानी जब आपका प्रोसेस वेट कर रहा हो IO के लिए तो वो ब्लॉक में होता है, जब वो जब उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए तो वो चला जाता है टर्मिनेटेड स्टेट की तरफ, या वो जब उसको सेकेंडरी मेमोरी पर उसको स्विच कर दिया जाए, उस प्रोसेस को उठा के, यानी वो रैम में जगह वेस्ट कर रहा था, बड़ी देर से उसका नंबर नहीं लग रहा, तो आपने उसको क्या कर दिया, सेकेंडरी मेमोरी पर उसको स्टोर कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो वो सस्पेंडेड उसमें चला जाता है। तो इस तरह से ना यहाँ पर सिर्फ रेडी स्टेट ही है जो आपकी वर्क कर रही है। नेक्स्ट, एंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर फंक्शंस ऑफ। आपको पता है कि जो आपकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है ये किस स्टेट में, क्या ये ट्रांसपोर्ट में होती है? नो। सेशन में भी नहीं होती, ये होती है असल में आपकी प्रेजेंटेशन लेयर में। अभी हमने ऊपर देखा प्रेजेंटेशन लेयर में, तो ये एक तरह से आपका एक ही कॉन्सेप्ट में 2 मार्क्स पक्के हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर है बेसिकली, राइट। जो आपने ऊपर देखा ना डाटा इंक्रिप्शन वाला सवाल, वही वाला ये।
अच्छा जी, नेक्स्ट, इन कंप्यूटर नेटवर्क्स द डाटा फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर सेंट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड इज कन्वर्टेड टू सेगमेंट्स. These segments are then transferred to the network layer and these are called packets. These packets are then sent to the data link layer where they are encapsulated into frames. These frames are then transferred to physical layer where the frames are converted to bits. अच्छा, ये जस्ट मुझे ऐसे लग रहा है इन्होंने बुक से एक पैराग्राफ लेके और एज इट इज पेस्ट कर दिया. तो ये बातें तो सारी ठीक हैं, ठीक है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है. क्यों ठीक है, आपने वैसे इसको पढ़ भी लेना है ठीक से, क्योंकि देखो वो कह रहा है डाटा फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर से डाटा भेज दिया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर को. बिल्कुल सही है, वहां उसको हम सेगमेंट कहते हैं. और वो सेगमेंट्स जो है फिर मजीद ट्रांसफर हो जाते हैं आगे निचली लेयर जो कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर पे है, और उसको वहां पर क्या नाम देते हैं, उसको पैकेट्स का नाम देते हैं. फिर दीज पैकेट्स आर सेंड टू फर्दर, वो डाटा लिंक लेयर को वो पैकेट्स भेजे जाते हैं जहां पर हम उनको नाम देते हैं फ्रेम्स का, ठीक है, और मजीद छोटे छोटे फ्रेम्स जो हैं वो उनमें इनकैप्सुलेट कर देता है. और फिर ये फ्रेम्स जो हैं आपके हैंड ओवर किए जाते हैं फिजिकल लेयर को, जहां पर वो बिट्स की फॉर्म में, एक्सट्रीम बिट्स की निकल रही होती है, ठीक है, तो वो बिट्स में. तो ये बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट्स हैं. तो इसका जो है, अच्छा ये मैंने इसका ऑप्शंस जो है ना वो नीचे है, ठीक है, वो मैंने आपके सामने नहीं लाया, जरा मैं देखता हूँ. ट्रू फॉल्स ही होगा, यस ट्रू फॉल्स. तो यहाँ पर आपके पास ये बातें सारी दुरुस्त हैं, सो द आंसर इज ट्रू. राइट जी, नेक्स्ट लास्ट वन, which one of the following tasks is not done by data link layer. आपको तो डाटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग हो रही होती है, ठीक है, तो ये भी, और इसके अलावा एरर कंट्रोल भी इसमें हो रहा होता है, ठीक है, इसमें फ्लो कंट्रोल भी हो रहा होता है. चैनल कोडिंग जो है ये फिजिकल लेयर पे होती है, ठीक है, तो ये बेसिकली आप डी कह सकते हैं कि ये डाटा लिंक का पार्ट नहीं है. तो ये थे जनाब आपके 2020 के आपके तमाम MCQs. इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना चुका हूँ. मैं लास्ट ईयर जो तमाम पेपर्स को मैंने किया था 17, 18, 19, 3 साल के, ठीक है, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो मैं अभी आपको दोनों पार्ट्स के जो लिंक्स हैं वो आपको भी प्रोवाइड करता हूँ. थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम.